गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि जो एनआरसी है, सीएए है, एनपीआर है, इनके बारे में एक-एक करके हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि 2019 के बाद से इनमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किसको सिटीज़नशिप मिलेगी, कौन भारत से निकाला जाएगा, कौन एनआरसी में आएगा, कौन इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे इसमें जो क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट भी भारत में हुए हैं। हमने ये देखा है कि दिल्ली में बहुत सारे जो बड़े-बड़े शहर हैं, यहाँ तक कि हमने पश्चिम बंगाल और असम में भी देखा है कि बहुत सारी जगह पे इतने प्रोटेस्ट हुए हैं कि हमने बहुत सारी ट्रेनों को जलते हुए देखा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि भारत में इसके लिए इतना विरोध हुआ क्यों था? और आगे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहने वाला है क्योंकि 2019 के बाद से इसमें क्या हो रहा है कि बीच में कोरोना आ गया था, उस वजह से ये सुस्त पड़ गया था। इसके बाद में अब इसकी दोबारा चर्चा होना शुरू होगी। आप देखना इसमें दोबारा बात होगी और जैसे-जैसे चुनाव आएँगे, 2024 के चुनाव जैसे-जैसे आएँगे, इनके बारे में और बातचीत होने लगेगी क्योंकि ये क्या होता है कि चुनाव का मुख्य कारण भी ये बनने वाला है। तो इसके बारे में एक-एक करके हम जानेंगे और आगे चल के हम बढ़ते हैं कि इसमें हम किस तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट का रुख क्या है और ये चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या हो रहा है कि अगर मैं बाउंड्री देखूँ तो बहुत सारे देशों से लगती है। तो इसमें जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और आपके तजाकिस्तान यहाँ पे मिलेगा, इसके बाद जो चाइना मिलेगा, ये पूरा आपका तिब्बत वाला एरिया मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको ये नेपाल है, भूटान है, म्यांमार यहाँ पे मिलेगा और ये बांग्लादेश है। हमने ये देखा है कि भारत में हज़ारों वर्षों से विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिससे हमारे देश में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग आके बसने लगे थे। इसके बाद हमने ये देखा है कि अगर मैं ईरान की बात करूँ, तो ईरान में क्या हो रहा है कि जैसे ही वहाँ पे अगर मैं शिया और सुन्नी वाला अगर मैं किस्सा देखूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो अगर मैं पारसी लोगों की देखूँ तो पारसी लोगों को 1200 ईस्वी के बाद उन्होंने माइग्रेशन किया और यहाँ पे आके जो गुजरात और जो मुंबई वाला ये वाला महाराष्ट्र वाले एरिया में वो आके बसे हैं। यहूदी आके बसे हैं और इसके बाद बहुत सारे लोग आके बसे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ क्या होता है कि हमारा देश जब 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए, तो उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे जो लोग आए और गए हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में ये हुआ था कि 1971 में जब ये आज़ाद हुआ था तो ईस्ट जो वेस्ट पाकिस्तान था, इन्होंने इसके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, तो इसकी वजह से यहाँ की जो बहुत सारी जो पब्लिक थी, वो असम जाती रही, वेस्ट बंगाल में आती रही, तो वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा पलायन किया था। जिससे भारत में जो इल्लीगल माइग्रेंट है, बहुत ज़्यादा उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगी थी। इसके बाद क्या होता है कि भारत सरकार में उस समय की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इस चीज़ को उन्होंने देखा और इस चीज़ को रोक लगाने के लिए 1971 में हमने पाकिस्तान से लड़ा और एक हमने नया देश ही फॉर्म कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मैं ये हुआ कि क्या हुआ कि यूएसएसआर ने अगर मैं 1979 की बात करूँ तो क्या होता है कि अफ़गानिस्तान में उन्होंने घुसा है। अफ़गानिस्तान में जैसे ही घुसे तो वहाँ के जो बहुत सारे जो माइग्रेंट थे वो भारत में आके आ गए क्योंकि वहाँ पे वॉर की सिचुएशन में कौन रहना चाहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं म्यांमार की बात करूँ, क्या हुआ कि एक बीच में ये भी कहानी आई थी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में क्या होता है कि तमिल को इश्यू को लेके क्या होता है कि उन अगर मैं देखूँ तो 1980 से लेके 1990 तक वहाँ के बहुत सारा जो पलायन है, वो भारत में होने लगा और तमिल का इश्यू इतना बड़ा हो गया था कि बाद में जो राजीव गांधी थी, राजीव गांधी को भी बम से उड़ा दिया गया था। तो तमिल क यहाँ से श्रीलंका से बहुत सारे जो तमिलवासी भी थे, वो तमिलनाडु में पहुँचे थे। तो ये भी इश्यू था। उसके बाद क्या हो रहा है कि 2015 के बाद हमने देखा कि जो क्या होता है कि म्यांमार के बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम थे, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रांत है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है भारत में आए थे। रोहिंग्या मुस्लिमों का बहुत बड़ा मुद्दा भारत में बना रहा है पिछले काफ़ी सालों से। तो ये भी भारत में उनको ये भी बात की जा रही है कि उनको हम यहाँ पे रखें या ना रखें, क्योंकि ये क्या होता है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर हम किसी बाहरी लोगों को इतना सारा अगर हम ज़मीन हम दे देंगे कि तो हमारे जो खुद के इतने सारे नागरिक हैं, लगभग 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो इनको कैसे हम बाकी सुविधाएँ हम प्राप्त कर पाएँगे? तो अब हम सबसे पहले हम देखते हैं एनआरसी का क्या मतलब होता है। एनआरसी का जो मतलब होता है, इसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप बिल। इसका ये मतलब ये होता है कि यह एक रजिस्टर्ड होता है जिसमें भारत में रह रहे जो सभी वैध नागरिकों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर मैं एनआरसी की शुरुआत करूँ तो एनआरसी की जो शुरुआत 2013 से मानी जाती है।
इसका हुआ इसका अगर मैं शुरुआती बात बात करूँ तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है असम से। असम से इसलिए शुरुआत में होती है क्योंकि क्या होता है कि 1971 में क्या होता है कि बांग्लादेश में क्या होता है कि जो वेस्ट पाकिस्तान होता है वहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर देता है, वहाँ की महिलाओं का रेप करना, वहाँ के लोगों को मारना, ये चीज़ें शुरू कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ के बहुत सारे जो नागरिक हैं भारत में आ गए। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो पहुँचे वो असम साइड पहुँचे, असम पहुँचे, उसके बाद क्या होता है वेस्ट बंगाल भी पहुँचे और भारत के बहुत सारे हिस्सों में पहुँचे। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू बन के आया वो बन के आया कि ये सबसे ज़्यादा असम में पहुँचे। तो इल्लीगल माइग्रेशन का जिस तरीके से उन लोगों ने मुद्दा उठाया तो वहाँ पे बहुत सारे इसके लिए प्रोटेस्ट हुए थे। आगे चल के मैं वीडियो में सारी बातें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे और उसके बाद वहाँ पे असम अकॉर्ड भी साइन किया गया था। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बाद जो एनआरसी है सबसे पहले असम में लागू की गई थी। तो उससे ये मालूम करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि कौन असम का निवासी है, कौन असम का निवासी नहीं है। तो इसमें कुछ दस्तावेज़ भी दिखाने पड़ते थे, तो उन दस्तावेज़ों को मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें वो लोग इसमें शामिल किए गए थे कि जो 24 मार्च 1971 से पहले अगर भारत में आ गया हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई अगर भारत में आया है तो वह भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा, ये इसमें बात की जा रही थी। तो इसके बाद इसमें कौन कौन सा इसमें बहुत सारे इसमें मसौदे इसमें तैयार किए गए थे। इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है कि वह भारत का नागरिक है या नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो उन्होंने इसमें बताया कि क्या-क्या आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास क्या होने चाहिए? या तो आपके पास या तो आपके पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म का सर्टिफ़िकेट का मतलब ये होना चाहिए कि अगर कोई मार्कशीट हो आपके पास आधार कार्ड हो, आप उस टाइम तो आधार कार्ड नहीं चलता था, लेकिन अगर वोटर आईडी हो, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास कोई भी मार्कशीट हो जिससे आपका जो क्या होता है कि जन्म तिथि आपकी प्रमाणित हो सके उस या फिर आपके पास जो एलआईसी पॉलिसी हो, एलआईसी पॉलिसी का अगर आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट हो, तो उससे भी आपकी जो नागरिकता है वो उसमें सिद्ध होती है। इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो सिटीज़नशिप जो सर्टिफ़िकेट होता है अगर वो भी अगर आपके पास होता है तो उससे भी काम हो जाएगा। इसके पास अगर पासपोर्ट होता है सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई लाइसेंस जैसे टू व्हीलर लाइसेंस या कोई भी ऐसा लाइसेंस है या सर्टिफ़िकेट हो तो इससे क्या होता है कि उसको जो नागरिक है वो माना जाएगा। तो ये इतने दस्तावेज़ अगर आपके पास होते हैं, इसमें ए और बी दो सूची इसमें जारी की गई थी। इसके बाद इसमें ये हुआ कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, अगर आपके पास पिताजी के आपकी जन्म तिथि का अगर कोई भी प्रमाण पत्र है, तो उसके आधार पर भी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर एनआरसी में अगर कोई शामिल नहीं है, तो उसमें क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि एनआरसी में अगर कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है, तो उसको डिटेंशन सेंटर में ले जाकर रखा जाएगा। तो क्या होता है कि उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि हम उन देशों से संपर्क करेंगे जिस देश से आप आए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर जैसे ही वहाँ पे प्रमाणित ये हो जाता है, वो स्वीकार करते हैं कि हम आपके नागरिकों लेने को तैयार हैं, तो वहाँ पे उन देशों को वापस भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि सरकार ने अपना जो पक्ष रखा है, तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद अगर मैं ये देखूँ, अब मैं आगे आपको मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। देखो इसके बाद ये होता है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो नागरिक संशोधन कानून था वो क्या होता है। इसमें हुआ ये है कि भारत सरकार ने 2019 में अल्पसंख्यकों का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम का मतलब ये होता है हिंदू, जैन, पारसी, सिख ये सारी जो मतलब जो वहाँ पे माइनॉरिटी है। अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, बांग्लादेश की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, तो इनमें जो माइनॉरिटी है, वो अगर वहाँ पे प्रताड़ित हो रही है, तो अगर वो भारत में आना चाहे, तो भारत में आके रह सकती है, उनको भारत का नागरिक हम मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना साधारण तौर पे इसमें हो मतलब तुरंत हो जाएगा। इसके लिए उनको क्या होना पड़ेगा कि कम से कम 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार ने ये नहीं बताया क्योंकि उनको इस चीज़ मैटर को बहुत हाईलाइट करना था। मैं आपको आपको बताऊँगा कि भारत सरकार की क्या रणनीति होती है इसके लिए। उसके बाद इन चीज़ों को उन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया, बहुत बढ़-चढ़ के दिखाया और इसको उन्होंने मतलब जो मीडिया है, मीडिया ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ को। मीडिया को पूरा साफ-साफ दिखाना चाहिए था। मीडिया का ये काम था कि आप एकदम साफ-सुथरा दिखाएँ। लेकिन क्या होता है कि जो इस समय जो होती है ना व्यूअरशिप के लिए जो लड़ाई होती है कि सबसे पहले कौन-सा मुद्दा हम दिखाएँगे, कौन-सा मुद्दे को हम छिपा लेंगे, तो उस तरीके से जो लड़ाई होती है, उसमें ये चीज़ बहुत बढ़-चढ़ के दिखाई गई थी।
तो उसमें ये बोला गया है कि जो क्या होता है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि भारत के जो मुस्लिम हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुस्लिमों का ये कहना है कि जब आप मतलब अगर मुस्लिमों को क्यों आपने बाहर रखा है इसके लिए। तो भारत सरकार का ये कहना है कि जो बाकी जो देश हैं इनमें जो मेजोरिटी है वो तो मुस्लिम की है, लेकिन अगर मुस्लिमों को अगर कोई दिक्कत हो तो भी हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो बात कही है। तो उससे हुआ ये है कि अगर मैं CAA का मैं भी आपको बताया था कि इसका जो फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका होता है। और इससे क्या होता है कि अगर मैं कैब की बात करूं, कैब का ये मतलब होता है कि अगर सबसे पहले कोई एक चीज़ बिल होती है कि संसद में सबसे पहले क्या होता है कि एक बिल होता है। बिल ये होता है, जैसे ये बिल है तो सबसे पहले ये लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा। तो यहाँ से जब पास होने के बाद क्या होता है कि अभी ये बिल ही है। लेकिन जब इसमें जो राष्ट्रपति की जब सिग्नेचर हो जाएंगे तो फिर ये एक्ट बनता है, फिर ये लागू हो जाता है। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ये जो राष्ट्रपति की जैसी ही मोहर लगती है उसके बाद ये नागरिक संशोधन अमेंडमेंट एक्ट जो है बन गया था। इस तरीके से होता है क्योंकि कोई बिल है पहले वो लोकसभा में, इसमें एक्चुअल में होता ये है कि इसमें जो क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि साधारण बहुमत से पास किया जाता है। इसमें 1/2+1, अगर जैसे कहीं पे किसी भी अगर मैं हाउस की अगर मान लो टोटल संख्या 100 है तो उनको 1/2 का मतलब 50+1 मतलब 51 लोगों की इसमें राय चाहिए पड़ेगी तो वो बिल पास हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन से धर्म शामिल होंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं तो इसमें 6 धर्मों को, इसमें समुदायों को शामिल करने की बात की गई थी। इसमें 6 धर्म कौन कौन थे, इसमें ये बोला गया तो जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जो अल्पसंख्यक नागरिक हैं इन 3 देशों में, अगर मैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान अगर बांग्लादेश की बात करूं तो ये जो 6 धर्म होते हैं तो ये क्या होता है कि अल्पसंख्यक शामिल होते हैं। इन्हें भारतीय नागरिकता तब मिलेगी जब ये 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए हों। इसका क्या मतलब हुआ, कोई व्यक्ति अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर भारत में आया है, अगर वह भारत सरकार से ये कहता है कि हमें नागरिक बना दो 2021 में, तो ऑटोमेटिकली ये तो 7 साल भारत में रह चुके। अगर 7 साल भारत में रह चुके हैं तो इनका राइट ही है, क्योंकि भारत में ये कानून ही है। मैंने पिछले वाले आर्टिकल में आपको बताया था कि अगर आप 7 साल भारत में रहते हैं तो भारत की सिटीजनशिप के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हम भारत का नागरिक बनना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उनको भारत का नागरिक बनाया जाएगा। तो इसमें नया क्या है, लेकिन क्या होता है कि सरकार ने इस डेटा को छुपा लिया और बहुत आसानी से इस चीज़ को झूठ बोलते हुए एक मुद्दा खड़ा कर दिया कि जिससे क्या होता है कि जो हमारे देश में लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, जिनको इनके बीच में ग्लोरीफाई किया जा सकता है, इस तरीके से उसमें बात की जा रही है। अगर मैं NPR की बात करूं तो क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। अगर मैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड की बात करूं तो ये हम मतलब हर गवर्नमेंट की नीति ही होती है कि सबसे पहले हमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड हमें तैयार करना पड़ता है कि हमारे देश में जनसंख्या कितनी है। अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे देश में मान लो 140 करोड़ जनसंख्या है। इनको हमें पानी देना है, इनको हमें रोड देना है, इनको हमें एजुकेशन देनी है, इनको हमें हेल्थ देनी है। तो हम जो बजट बनाएंगे वो 140 करोड़ के लिए बनाएंगे, 145 करोड़ के लिए हमारा जो बजट है वो हिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा जो रजिस्टर्ड है वो हम तैयार करते हैं अपने देश वाले वासियों को। लगातार क्या होता है कि हमें बजट बनाना पड़ता है, उनकी आपूर्ति करनी पड़ती है। इस तरीके से हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देनी है, हमारी जनसंख्या इस तरीके से बेरोजगार ना हो जाए, उनको नौकरी भी देनी है। बहुत मतलब हमें हर चीज़ हमें प्रोवाइड करना है। तो अगर इस तरीके से हम मिसमैनेजमेंट नहीं कर सकते इस चीज़ में, तो हर जो गवर्नमेंट है उसमें डेटा रखती है। और इसमें हर गवर्नमेंट का ये नियम भी है कि डेटा रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि डेटा अगर नहीं रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे देश की ही स्थिति बिगड़ती है। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं आखिरी बार जो हमारे देश में जनगणना की मैं बात करूं तो आखिरी बार हमारे देश में जो जनगणना 2011 में संपन्न हुई थी, जिसके डेटा हमारे पास हैं। 2021 वाली जनगणना का डेटा अभी तक नहीं आया है, वो आएगा भी डेटा।
तो उससे क्या हो रहा था कि बीच में अभी जो क्या हो रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से ये सारी चीज़ों में देरी हुई है। तो इसके रूप में क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला है कि 2021 के पहले का डेटा हमारे पास अभी तक है, लेकिन अभी तक इसका जो डेटा है अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया है, क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो इनको जो लिंक जिस तरीके से किया जा रहा है उसका, जो बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने इस चीज़ को मना भी किया है। इस अब मैं ये बात करता हूँ कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड होता क्या है? क्या होता है कि जो एनपीआर क्या होता है, एक डेटाबेस होता है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। इसका उद्देश्य ये होता है, इसके इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस रखना होता है। इसका जो मंत्रालय की अगर बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होती है, गृह मंत्रालय के अनुसार इसमें काम किया जाता है। और इसमें ये बोला जाता है कि देश का एक सामान्य निवासी है, वह है जो कम से कम पिछले 6 महीनों से एक स्थानीय क्षेत्र में रहा हो या अगले 6 महीनों के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता हो, तो वह भारत का नागरिक है। क्योंकि अगर मैं कहीं पर रहता हूँ, पिछले 6 महीनों से रहता हूँ, तो एक तरीके से मैं वहाँ पे मतलब वहाँ पे स्थायी निवास के लिए मतलब मैं रजिस्टर्ड करवाने के लिए बोल सकता हूँ, तो वहाँ पे स्थायी निवास मुझे मिल सकता है। तो उसके बाद ये बोला गया है कि जो एनपीआर की जो पहली बार वर्ष 2010 में एकत्रित, उसका जो डेटा है 2010 में एकत्रित किया गया था, और 2010 में एकत्रित किया गया था, और 2015 में से क्या हुआ कि इसको दोबारा अपडेट किया गया है। और इसकी जो अगर मैं सूची की बात करूँ कि इसकी जो सूची तैयार की जाती है वो मकान जो सूचीकरण के आधार पर, इसका जो घर घर की जनगणना जिस तरीके से होती है उसके आधार पर इसका जो डेटाबेस तैयार किया जाता है। जो पिछली बार जो हमारी जनगणना 2011 में हुई थी, जो नेक्स्ट जनगणना का जो डेटा है 2021 वाले का, वो अभी नहीं आया है। वो शायद 2023 तक उसका जो प्रकाशन होगा। अगर मैं एनपीआर बनाम जनगणना की बात करूं तो क्या होता है कि जो इसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये होता है कि जनगणना के दौरान जो क्या हो कि जो जनगणना कर्मी होता है वो क्या क्या पूछता है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, कुँवारा है, उसकी शादी हो गई, इस तरीके से उसकी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। धर्म पूछी जाती है, मातृभाषा पूछी जाती है, साक्षरता है। मैंने 2011 के बारे में जब मैंने जनगणना में देखा था तो उसमें ये भी पूछा जाता था कि आप में आपके घर में फ्रिज है या नहीं है, आपके घर में लाइट है या नहीं है, इन चीज़ों को भी उसमें पूछा जाता है। तो जो क्या होता है कि उस वाली जो जनगणना हुई थी उसमें वो जो हम लोगों ने खुद ने भी की थी, तो उसमें ये होता था कि एक हमें लैपटॉप दिया जाता था, छोटा लैपटॉप था, उसमें ही हमें बायोमेट्रिक करके उसमें जो जनसंख्या डेटा है उसमें अपलोड करना पड़ता था। तो इस तरीके से वो जनसंख्या है उसमें लगभग, मैं बोलूँ तो लगभग उसमें जो टोटल क्वेश्चन 26 या 27 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। तो इस तरीके से जो जनसंख्या का बायोमेट्रिक करके तैयार की जाती थी। अगर मैं कानूनी आधार की बात करूँ तो जो जनगणना कानूनी रूप से जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा समर्पित होती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो नागरिकता वाले जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, उसमें ये कहा था कि जो संसद ने आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में ये कहा था कि संसद इसके लिए कानून बनाएगी। तो जो क्या होता है कि एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा, जो संसद द्वारा इसको अधिनियम बनाया गया था कि किस तरीके से जो भारत का नागरिक आप बन सकते हैं, किस तरीके से भारत की नागरिकता आपकी जा सकती है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है बनाया गया था, और इस तरीके से बहुत सारे इसमें संशोधन भी हुए थे। अगर मैं 1986 की बात करूँ, 1986 में संशोधन हुआ, फिर 1992 में संशोधन हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2003 में संशोधन हुआ, उसके बाद 2015 में संशोधन हुआ। इसमें इसके बाद 2019 में संशोधन, तो लगातार इसमें जो संशोधन भी होते चले आए हैं। अगर मैं एनपीआर की बात करूँ तो क्या होता है कि 1955 में इसमें पहली बार जो अधिनियम इसमें पारित किया गया था, जो नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र निर्माण के लिए कार्य करता है। और इसमें जो अंतिम नियम है 2030 के प्रावधानों के तहत तैयार तैयार किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य बात इसमें बोली गई है। इसमें ये होता है कि भारत का रजिस्ट्रार जनरल जो होता है, राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, इसमें ये होता है। और रजिस्ट्रार जनरल देश की जनगणना आयुक्त भी होते हैं। निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से नागरिकों के सत्यापन के लिए एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी की शुरुआत की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि एनआरसी को जो क्या होता है असम के लिए सबसे पहले तैयार किया गया है। तो तो इसके बारे में हम आगे अब बात करते हैं। तो इसमें चिंताएँ क्या-क्या आ रही हैं? अगर मैं इसमें चिंताओं की बात करूँ तो क्या होता है कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने नए एनपीआर में कुछ
एक्स्ट्रा प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो इस उन्होंने आपत्ति जताई है। इसमें ये बोला जाता है कि पिता और माता के जन्म की तारीख और निवास स्थान और मातृभाषा का अंतिम स्थान इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें ये लोगों का ये कहना है कि जब हमें खुद ही अपनी जो जन्म तिथि मालूम नहीं होती है तो हम अपने मम्मी पापा का कहाँ से लाएं, वो तो पढ़े भी नहीं थे। तो इस तरीके से जो क्या है कि बहुत सारी जो आशंकाएँ हैं वो जताई जा रही हैं। तो क्या होता है कि जो सीएए 2019 इसके बाद देशव्यापी एनआरसी होगा, उन्होंने ये बोला है। इसमें ये भी बोला गया है कि जो सीएए है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है, 2019 पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से 6 समुदाय होते हैं। मैंने अभी इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया है कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आ गया है तो उसको भारत का नागरिक के लिए उसको वो अपनी रजिस्टर्ड फाइल करवा सकता है, जिससे उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद जो समुदाय इसमें बताए गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो धर्म हैं इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें सरकार को रुख ये कहता है कि सबसे पहले आपको एनपीआर में शामिल होना होगा। एनपीआर के बाद अगर आपके पास उसके बाद एनआरसी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताए हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि एनपीआर को नए जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण अद्यतन करने की आवश्यकता थी। आधार व्यक्तिगत डेटा है और क्या होता है कि जिन लोगों के पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, इस चीज़ के आधार पर उनको हम भारत का नागरिक मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये बोला है कि अगर माता-पिता की जन्म तिथि है या माता-पिता का कोई भी डेटा है, तो उसके आधार पर भी भारत का नागरिक आपको माना जाएगा। तो इस तरीके से बोला जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से भारत में क्या होता है कि बरसों से क्या होता है कि धार्मिक स्थानांतरण भारत में होता आ रहा है। पारसी समुदाय हुआ है, भारत का विभाजन हुआ था, जो तिब्बत से 1959 में आपने देखा होगा कि दलाई लामा जो भारत में आए थे। इस तरीके से जो इल्लीगल माइग्रेशन है भारत में लगातार होता रहा है। इसके बाद क्या हुआ है कि 1989 में अफ़गानिस्तान में जब क्या होता है कि यूएसएसआर जब घुसा था, तो अफ़गानिस्तान से बहुत सारे जो मुस्लिम हैं भारत में आके बसे थे। तो वो भी आए हैं, इसके बाद म्यांमार से भी आए हैं। तो बहुत सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे भारत में बहुत सारे लोग आकर बसे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होके आई है कि जो अगर मैं सिटीज़नशिप अमेंडमेंट की एक्ट की अगर मैं बात करूँ, जिसमें ये बोला गया है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग भारत में आएँगे, लेकिन जो माइनॉरिटी का वहाँ पे जो मेजॉरिटी है, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर अफ़गानिस्तान की बात करूँ, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मेजॉरिटी है वो तो मुस्लिम है। तो उन्होंने भारत सरकार ने ये बोला कि आप अगर यहाँ के अगर माइनॉरिटी हैं तो आएँगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जो क्या है कि ये चीज़ पहुँची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं-नहीं, जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, हमने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया है। तो बाहर आके उन्होंने ये बोला कि फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम का नाम हटा दिया। तो लोगों का ये कहना है कि आप मुस्लिमों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो भारत सरकार ने इसमें बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट ना भी हों तब भी उसको भारत का नागरिक उसको प्रमाणित किया जाएगा। लेकिन इसमें ये भी बोला है कि इन देशों से जो अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित हो रहे थे वहाँ पे, जिनका बहुत सारा परसिक्यूशन हो रहा था, तो वो लोग भारत में आके बसेंगे। और इसमें ये बोला है कि मुस्लिम के अलावा जो व्यक्ति होंगे, तो इसमें क्वेश्चन ये उठा था कि क्या होता है कि अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ, तो श्रीलंका में क्या होता है कि वहाँ पे जो तमिल निवासी हैं, उनका बहुत सारा क्या होता है कि उनको मारा जा रहा है वहाँ पे। तो उनको भी आप ले लो। तो दोनों म्यांमार से ही बहुत सारे जो रोहिंग्या आ रहे हैं उनको भी ले लो। तो इस तरीके से जो सरकार ने इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं बोली है। तो इसमें क्या होता है कि पहले से हमने ये बोला था कि अगर भारत में कोई 7 वर्ष से रहता है तो उसको भारत की नागरिकता के लिए वो रजिस्टर्ड कर सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठा था कि क्या होता है कि जो अहमदिया मुसलमान होते हैं उनका भी बहुत सारा जो परसिक्यूशन है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में होता है। अगर मैं देखिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करूँ, तो वहाँ पे जो सुन्नी बाहुल्य मुसलमान रहते हैं, सुन्नी और शिया, ये क्या होता है कि मुस्लिमों में 2 समुदाय होते हैं। अगर मैं ईरान की बात करूँ, तो ईरान में जो क्या होता है कि जो शिया समुदाय रहता है। और अगर मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात करूँ, तो यहाँ पे सुन्नी समुदाय रहता है। तो क्या होता है कि शिया समुदाय जो होता है वो एक लिबरल थोड़ा मतलब इतना रिजिड नहीं होता है, लेकिन जो सुन्नी समुदाय होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो ये समुदाय जो हैं, जो अगर जहाँ पे सुन्नी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे शिया नहीं रहते हैं। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई क्रिकेटर अगर पाकिस्तान में शिया है, तो वहाँ पे खा जाते हैं अगर कोई भी उसने गलत अगर चीज़ कर दी। आपने देखा होगा मतलब बहुत सारे वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैं शिया की बात करूँ,
शिया अगर वहाँ पे 15% हैं और सुन्नी वहाँ पे लगभग 85% है। तो ये लोग उनको उनका परसिक्यूशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे देश में उठता है कि मतलब जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों का भी बहुत सारा परसिक्यूशन होता है, तो उनको भी आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इस तरीके से है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में क्या हुआ कि जो बेस्ट पाकिस्तान है, बेस्ट पाकिस्तान ने क्या होता है कि मैं आपको एक अब मैं हल्का-फुल्का ओवरव्यू देता हूँ। क्या होता है कि बेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, जो ईस्ट पाकिस्तान वो बांग्लादेश कहलाता था। तो क्या होता था कि मतलब इलेक्शन तो दोनों जगह होते थे, लेकिन जो हमेशा जो क्या होता है प्रधानमंत्री यहाँ का बनता था। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे आता था, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि हमारा जो वेल्थ है वो तो ये लोग ले जा रहे हैं, रूल ये कर रहे हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे एक मुजीबुर रहमान करके एक वहाँ पे लीडर थे, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और जब 1971 के जब चुनाव हुए तो इन्होंने बहुत सारी सीट जीती। अब ये इन लोगों का इसको प्रधानमंत्री बनना था। तो जब इसको प्रधानमंत्री बनना था तो वहाँ के क्या होता है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, वहाँ के जो आर्मी जनरल ने इन लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और यहाँ के बहुत सारे लोगों का लगभग ये बताया जा रहा है, लगभग 30 लाख लोगों को इसमें मारा गया, बहुत सारी महिलाओं का रेप किया गया। जिससे क्या होता है कि यहाँ के लोग डर के मारे इंडिया में आने लगे। जब डर के मारे इंडिया में आने लगे तो बहुत सारे लोग जो हैं ये असम में गए, असम जाने के बाद असम में बसे, फिर इसके बाद क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में गए। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री होती थी वो होती थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने जब इस चीज़ को देखा कि करोड़ों लोग भारत में आने लगे हैं, तो उसके बाद उन्होंने उनके कान खड़े हुए कि इस तरीके ये चीज़ नहीं चलेगी। तो उसके बाद भारत सरकार ने हस्तक्षेप करके बांग्लादेश को एक नया देश ही बना दिया। उसके बाद इसमें ये हुआ कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो असम में गए थे, असम में बहुत सारे लोग गए तो वहाँ के लोगों को ये लगा कि यार हमारी तो डाइवर्सिटी ही चेंज हो जाएगी। इतने सारे लोग जब हमारे आएँगे तो उनको खाना ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ से ही हमारे रिसोर्सेज़ से ही देनी है। तो इस चीज़ को हम कैसे हम झेलेंगे? तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वहाँ के बाद हमने ये देखा कि असम में आंदोलन शुरू हो गए 1789 से 1785 तक आंदोलन चले। जो आंदोलन चला रहे थे वो वहाँ के स्टूडेंट चला रहे थे। उनका ये कहना था कि इतने ज़्यादा अगर वहाँ पे ये बताया जा रहा था, एक डेटा बताया हुआ था कि लगभग 4 करोड़ जो हैं बांग्लादेश से लोग आके असम में बसे हैं। तो उनका ये कहना था कि इतना छोटा-सा स्टेट में अगर इतने ज़्यादा लोग आके बस जाएँगे, उनको ज़मीन चाहिए, उनको खाना चाहिए, देना तो हम ही लोगों को पड़ेगा। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको देखा और वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इस चीज़ को हम देखते हैं। और उसके बाद वहाँ पे इस चीज़ को बहुत सारे बवाल हुए। उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ पे जो स्टूडेंट और भारत सरकार के बीच एक असम अकॉर्ड इसमें साइन किया गया। 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि 24 मार्च 1971 के पहले जो आए हैं लोग, उन्हीं को भारत सरकार जो है भारत का नागरिक मानेगी। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के बाद जो क्या होता है कि इस तरीके से उसमें ज़्यादा कोई वहाँ की इस चीज़ को कोई रूल नियम फॉलो नहीं किए गए थे। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट दोबारा होने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसमें ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि एक काम करिए, आप एनआरसी लिस्ट बनाइए। एनआरसी लिस्ट बनाने के लिए बोला गया। तो एनआरसी लिस्ट जब बनी तो उन्होंने ये कहा कि इसमें जो टोटल इलीगल माइग्रेंट हैं वो तो हैं सिर्फ 19 लाख। 19 लाख में से जो 12 लाख हैं वो तो हिंदू हैं और जो 7 लाख, सिर्फ 7 लाख ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं। तो उन लोगों को बड़ा इसमें बुरा लगा कि उन्होंने ये कहा कि जो पूरा डेटा है यही बदल दिया, क्योंकि पहले तो आप बता रहे थे कि 4 करोड़ हैं, लेकिन अब तो आप बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ अगर इसमें जो सिर्फ 7 लाख मुस्लिम हैं। तो इस तरीके से है। तो मैंने आपको बताया था कि ये इतनी सारी डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद वहाँ की जो नागरिकता आपको मिल सकती थी। इसमें मतलब लिस्ट ए भी थी, लिस्ट बी भी थी। लिस्ट ए में क्या होता है कि आपके पास कोई भी कुछ भी हो, वोटर आईडी हो, आपके पास कोई मार्कशीट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, एलआईसी का कोई सर्टिफिकेट हो, कोई लाइसेंस हो, इसके आधार पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास अगर माता पिता का कोई जन्म की तारीख हो, ज़मीन का कोई कागज़ हो, बोर्ड यूनिवर्सिटी कोई मार्कशीट हो, बैंक की पासबुक हो, राशन कार्ड हो, कुछ भी हो, तो उसके आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसमें क्या होता, इसके बाद क्या हो रहा कि एनआरसी को लेके जो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको लेके वहाँ पे एक ट्रिब्यूनल का गठन किया। उन्होंने ये बोला कि जो व्यक्ति 120 दिन के अंदर जो क्या है कि अपने जो डॉक्यूमेंट दिखा देंगे उनको भारत का नागरिक माना जाएगा।
तो इस तरीके से, और जो लोग नहीं दिखा पाएंगे, क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर नहीं ले रहा है, कोई नाम भी है लेकिन अगर वो नाम नहीं मिल रहा है, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आके नाम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरीके से ये प्रूफ नहीं कर पाए कि आपके पास ये सही डॉक्यूमेंट है, तो उसके बाद आपको डिटेंशन सेंटर में आपको रखा जाएगा। और आप ये सोच के देखिए कि अगर एक स्टेट, अगर असम से 7 लाख, सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो 12 लाख हुए वो तो हिंदू हिंदू हुए, तो हिंदू तो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो गए। लेकिन जो मुस्लिम हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो 7 लाख अगर जो मुस्लिम हैं उनको डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाएगा। डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंटों का फिर ये कहना था कि आपने जो गलत जो डेटा दिखाया है, इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि क्या होता है कि हिंदू इसमें ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 1971 में जो लोग बाप वहाँ से भाग के आए थे वो तो मुस्लिम थे, लेकिन आपने तो इनमें हिंदू ज़्यादा दिखा दिए, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। इसमें दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत सारे जो नाम है, बीजेपी नेता भी इसमें शामिल हो गए थे, बीजेपी नेताओं के नाम आ गए थे। कई तो ऐसे थे जो हिंदू परिवार हैं, उनके नाम बहुत सारे आ गए थे, कई तो वोटर डालने वालों के नाम इसमें आ गए थे। तो इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो डिटेंशन सेंटर भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अगर मैं डिटेंशन सेंटर की बात करूँ, देखिए, भारत सरकार क्या होता है कि एक चीज़ को सही करने के लिए दूसरी चीज़ जब आप गलत करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़राब होती हैं। ख़राब ऐसी होती हैं कि क्या होता है कि अगर मैं एनआरसी का जो खर्च इसमें बताया जा रहा था, सिर्फ असम का आया था इसमें लगभग 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ रुपए सिर्फ असम का खर्च आया था। अगर हम पूरे भारत में करवाएंगे तो कितना खर्च आएगा, आप सोच के देखिए। दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं 1,000 लोगों का अगर हम डिटेंशन सेंटर बनाते हैं, तो उसमें जो खर्च आता है लगभग 46 करोड़ रुपए आता है। अब आप 1,000 लोगों का डिटेंशन सेंटर बनाते हैं तो 46 करोड़ रुपए खर्च आता है। और जब हम 46 करोड़ रुपए का जब हम 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप ये सोच के देखिए कि कितने सारे, लगभग हमें जो 40,000 करोड़ रुपए का हम खर्च करना पड़ेगा सिर्फ डिटेंशन सेंटर के लिए। अगर मैं एक दिन की, अगर मैं इनके खाने की बात कर लूँ, तो जैसे ये हम मान लें कि 10 लाख लोग हैं, एक दिन में अगर 25 रुपये का खाते हैं तो एक दिन में लगभग 2.5 करोड़ रुपए, 25 रुपये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, पच्च मतलब 2.5 करोड़ रुपए वो पर डे खाएंगे। तो आप ये सोच के देखिए कि जैसे हमने ये देखा था कि ये होता था कि बहुत सारे जो रोहिंग्या हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेश में भाग के आए, तो उन्होंने उनके लिए एक टापू ही बना दिया कि भाई आप यहाँ रहो, यहाँ पे जो करना है करो, लेकिन हमारे देश में मत आना। तो भारत सरकार भी ये कर सकती है कि एक अलग जगह दे दे कि भाई यहीं आप कमाओ खाओ, लेकिन हम आपको रख नहीं पाएंगे। या हमने ये भी देखा कि 2000 क्या होता है कि 2019 में जो पीएम मोदी हैं, वो शेख हसीना से मिले, तो उन्होंने ये बोला कि आपने ये क्या लगा के रखा है, एनआरसी कर रहे हो, एनपीआर कर रहे हो, सीए कर रहे हो। तो पीएम मोदी ने ये बोला कि ये हमारे देश का इंटरनल मैटर है, आप बीच में मत बोलो, हम किसी भी नागरिक को आपके यहाँ नहीं भेजेंगे। जब आप किसी को वहाँ नहीं भेज रहे हो तो भाई सबको नागरिक दो। जब आप नागरिक नहीं दे रहे हो तो डिटेंशन सेंटर में रखने की क्या ज़रूरत है, उनको कुछ काम करवाओ जिससे भारत में कोई कम से कम हम मुफ्त में इतना पैसा तो ना दें उनको। तो एक तो आप सही भी नहीं बोलते हो, दूसरा प्रॉपर झूठ भी नहीं बोलते हो, इस तरीके से बात होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लगातार भारत में क्या हो रहा है कि विरोध प्रदर्शन इसमें हो रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो असम में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, बंगाल में हुए हैं। इसमें बहुत सारे क्या हो रहा है कि बहुत सारी ट्रेनें जला दी, बहुत सारे रोड जला दिए, मतलब पता नहीं रोड जाम कर करके रखे हैं। दिल्ली में जो शाहीन बाग है, अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो वहाँ पे तो सालों साल वहाँ पे जो क्या होता है, प्रोटेस्ट चलना था। इसके बाद भारत में ये हुआ कि हमने इसके टाइम पे हमने ये देखा कि भारत में बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे जो इंटरनेट शटडाउन हमने देखा है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन होता है तो वो इंडिया में होता है। छोटी-छोटी बात को लेके इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, और ये हमारे बेसिक राइट में आता है, क्योंकि इंटरनेट से ही आजकल जो सारी दुनिया है वो चलती है। इस वजह से इसमें बात होती है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो क्या हो रहा है कि एनपीआर अगर भारत सरकार करवाती है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च आने वाला है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर फादर है, फादर की अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके आधार पर भी इसमें आपको सिटीज़नशिप आपको मिल जाएगी, और इसमें इसको क्या बोलते हैं हम, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें ये बोला जाता है कि जो सबसे पहले एनपीआर होगी, उसके बाद एनआरसी होगी। तो सबसे पहले आपको एनपीआर में आना होगा। अगर एनपीआर में नहीं आते हो तो फिर एनआरसी में आपको फिर भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति मान लो यहाँ पे अगर 1% या 2% बचते हैं, तो उनको फिर डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या निकल के ये आ रही है कि देखिए, अगर आप किसी भी देश में चले जाएँ,
अगर आप किसी भी देश में जाते हैं, अगर आपके पास पैसा है, कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या किसी को भी नहीं आती है। कोई भी चीज़ आपको, पैसा आप फेंको, हर चीज़ मिलने को तैयार है। हर चीज़ मिलने को ऐसा तैयार है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान है। अगर किसी को एमबीए की भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना, अगर आप पैसे दे दोगे ये भी बन के आ जाएगी। अगर कोई को एमबीबीएस की भी चाहिए ना, तो अगर आप ठीक ठाक पैसा दे दोगे ये भी बन के आ जाएगी। तो जो रईस लोग हैं उनको दिक्कत नहीं है, वो तो कुछ भी बनवा लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़े जो फंसने वाले हैं, वो फंसने वाले हैं गरीब लोग। जैसे कोई गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहाँ से लाएगा डॉक्यूमेंट? उसके पास खुद को खाने को तो दो टाइम है नहीं है। आज रह रहा है दिल्ली में, कल वो चला गया मुंबई। घर बार कुछ है नहीं है, बच्चे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब कहाँ से लाएंगे कुछ? को हमने ये देखा है कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वो मतलब लोहा, मतलब हंसिया बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उनको क्या मतलब किसी चीज़ से। रहते हैं, कभी आज यहाँ पे हैं, इस जगह में हैं, कल दूसरी जगह रहने लगे। तो इन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आने वाली है। और अगर मैं आप भारत की अगर मैं बात करूँ, तो अगर हिंदू मुस्लिम का चक्कर देखिए, आज जो गवर्नमेंट है, अगर ये सब चीज़ नहीं करवाए ना, तो वोट बैंक की राजनीति नहीं चमके। भारत दुनिया, हम ये बोलते हैं कि भारत का जो मुंबई शहर है इकोनॉमिक राजधानी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वो भी मुंबई में ही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें वोट बैंक की राजनीति से उठ के इस चीज़ को हमें समझना होगा कि भारत सरकार की जो नीति है, उसका थोड़ा कम से कम जो लोग हैं उनके बीच में इफेक्ट तो ना पड़े, कम से कम लोग तो ना मारे मारे फिरें। इस चीज़ को उनको देखना चाहिए। तो ठीक है, जैसा भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।